मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया को अल-शाम के नाम से जानते हैं और इसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले ये ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, बाद में इस पर फ्रांस का प्रभाव रहा और फ्रांस के प्रभाव खत्म होने के बाद इस देश में हालांकि तानाशाही सरकारों की स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ पर बाथ पार्टी का शासन आया। 2000 में बशर अल असद की सरकार बनी और 2024 में यानी 24 साल बाद उसका अंत हो गया। और अब हम ये मान सकते हैं कि सीरिया एक ऐसे संकट में फंस गया जिस पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की निगाह है कि इस देश का आगे क्या हालात होंगे या इस देश के आगे क्या स्थिति होगी। आइए अब हम बात करते हैं कि सीरिया के इस गृह युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई, जो कि अरब वर्ल्ड में एक लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला एक आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई और वहाँ पर सरकार को बदल दिया गया और ये आंदोलन फैलता फैलता पूरे गल्फ कंट्रीज में यानी अरब वर्ल्ड में चला गया और यहाँ पर जो तानाशाहियाँ स्थापित थी उन तानाशाहियों को खतरा पैदा हो गया और इसका प्रभाव सीरिया पर भी पड़ा। सीरिया में 2011 में दारा जो इसका एक शहर है, वहाँ से इस आंदोलन ने बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से असद सरकार थी उसके खिलाफ लोगों में एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन की शुरुआत हुई और ये डिमांड की जाने लगी जो है लोकतंत्र की स्थापना की जाए और इतने लंबे समय से जो वंश शासन करता चला आ रहा है इसको हटाया जाए। इस आंदोलन को कंट्रोल करने के दो ही तरीके थे, या तो असद जो है अपनी नीतियों में उदारता लाए या अपनी शासन को छोड़े, या फिर जो है इसको कंट्रोल करने के लिए दमन का सहारा अपनाया जाए। असद ने दूसरा तरीका अपनाया और बड़े स्तर पर सीरिया में जो विद्रोही गुट थे उनका दमन करना शुरू कर दिया। सीरिया में जो है अवस्था फैल गई। आइए सीरिया के अब इन गुटों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कुर्दों के बारे में बात करते हैं। कुर्द ऐसे लोग हैं जो तुर्की में भी हैं, इराक में भी हैं, ईरान में भी हैं, सीरिया में भी हैं। तो ये इनको कभी भी अपनी ज़मीन नहीं मिल सकी और कुर्द आज भी अपने कुर्द इलाकों को मिलाकर एक देश बनाना चाहते हैं। एक समस्या कुर्दों की है। एक दूसरा गुट था जिसको हम कहते हैं ISIS। ISIS का मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यह एक सुन्नी गुट था और इसकी कोशिश थी कि सीरिया में असद की सरकार को हटाकर इस तरह का शासन स्थापित किया जाए जिसमें सुन्नी प्रभाव ज़्यादा हो, क्योंकि जो सीरिया देश है उसकी 76% पॉपुलेशन सुन्नी है और असद है वो शिया मत से संबंध रखते हैं, इसलिए भी असद का सीरिया में विरोध हो रहा था। एक और गुट है जिसको हम कहते हैं हयात तहरीर अल-शाम। यह गुट जो है तुर्की के आसपास के इलाकों में इसका उदय हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली गुट का अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की का समर्थन था। सीरिया में शिया और सुन्नी की भी एक समस्या थी क्योंकि शिया पॉपुलेशन बहुत कम है, असद शिया शासक हैं और इसी आधार पर ईरान का प्रत्येक समर्थन असद को मिलता रहा है। अब विश्व शक्तियों का जो एक प्रभाव था सीरिया में वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ा कि आज इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि अगर सीरिया में इस तरह का तनाव बना रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सीरिया से ही हो जाए। अमेरिका ने शुरुआत में ISIS का समर्थन किया क्योंकि वो शिया गुट के खिलाफ था यानी ईरान के खिलाफ था, लेकिन सीरिया में वो चाहता था कि ISIS को समाप्त किया जाए। तो अमेरिका ने पहले ISIS का साथ दिया, बाद में IS का खात्मा भी करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही और लगभग ISIS को समाप्त ही कर दिया। उसका प्रभाव अब थोड़ा बहुत अगर है तो वो अफ्रीका के क्षेत्रों में है। दूसरा, सऊदी अरब सुन्नी देश होने के नाते अपना प्रभाव क्षेत्र इस इलाके में बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसका भी कहीं न कहीं इंटरनली ISIS को समर्थन था और कहीं न कहीं वो ईरान के मुकाबले जो है असद सरकार को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ तक तुर्की की बात है, तुर्की में जो है खुले तौर पर असद का विरोध तो नहीं था, लेकिन तटस्थ नीति अपना रखी थी और कहीं न कहीं एक मूक समर्थन हयात तहरीर अल-शाम को उनका एक समर्थन था, क्योंकि STH का जो क्षेत्र था वो तुर्की से लगता हुआ क्षेत्र है। तो इस तरह से तुर्की का भी इसमें एक इंटरेस्ट बना हुआ था और 2012 में जेनेवा एक समझौता हुआ जिसके तहत युद्ध को रोका गया और पूरी दुनिया में ये संदेश चला गया कि शायद अब ये युद्ध यानी सीरिया का संकट समाप्त हो गया है। लेकिन 2013 में असद सरकार ने विरोधियों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके बाद अमेरिका ने सीरिया के सैनिक अड्डों पर लगातार हमले किए, बहुत सारे ड्रोन हमले किए और जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। इस तरह से अमेरिका की एंट्री से दोबारा से ये क्षेत्र अशांत हो गया और 2015 में आकर रूस ने इस क्षेत्र में एंट्री की और रूस ने लगातार असद का खुला समर्थन किया और विद्रोहियों पर खुद रूस ने जो है बमबारी करना शुरू किया। समस्या ये पैदा हुई कि अगर रूस और अमेरिका का सीधा सामना हो जाए तो ये हम मान सकते हैं कि बड़े वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती थी।
अगर विश्व शक्तियों के शक्ति प्रदर्शन को देखा जाए तो सीरिया में दो तरह के गुट बन चुके हैं। एक गुट में आप कह सकते हैं कि ईरान है, रूस है, चाइना है, लेबनान है और कहीं ना कहीं मिस्र भी है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के गुट में उसके परंपरागत मित्र हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, उसके अलावा यूएई है और इजराइल उसका परंपरागत दोस्त है ही। इसके अलावा जो है सऊदी अरब भी इंटरनली अमेरिका का साथ इस पूरे एपिसोड में दे रहा है। तो अमेरिका ने खुद असद की सरकार को एक आतंकवादी सरकार घोषित किया था और इस क्षेत्र में लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की थी। जब 2015 में रूस ने इस क्षेत्र में अपनी एंट्री की थी तो उन्होंने अच्छा मौका पाकर यहाँ पर अपना पहला सैनिक अड्डा सीरिया में बनाया और असद सरकार को पूरा समर्थन दिया। जब पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल और गाजा के इशू पर टिकी हुई थी तो उस समय सीरिया अंदर से सुलग रहा था। उसका असर ये हुआ कि 24 साल बाद यानी 2024 में हाल ही में जो वहाँ पर जो है STS ने वहाँ की सत्ता पर कब्जा कर लिया और जुलानी ने वहाँ पर अपना आप को राष्ट्रपति घोषित करके वहाँ पर नई सरकार का गठन किया है। और अब आने वाले भविष्य में सीरिया की क्या स्थिति होगी अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि सीरिया में कई गुट बन चुके हैं, कई तरह की शक्ति प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं। इस तनाव के भारत और सीरिया के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं दोनों देशों के बीच में, लेकिन भारत ने सीरिया में कुछ निवेश किया है। उसके अलावा भारत सीरिया के साथ एक डिप्लोमेटिक अच्छे रिलेशन रहे हैं। सीरिया भी भारत में कश्मीर के इशू को लेकर भारत का खुलकर साथ देता है और वो कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मानता है। सीरिया में कोविड के दौरान भी भारत ने सीरिया की स्थिति को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर की थी। अब सवाल ये है कि सीरिया के संकट का क्या समाधान हो सकता है। इसका एक बड़ा समाधान ये हो सकता है कि सीरिया के लोगों को मौका दिया जाए कि सीरिया के लोग तय करें कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो शक्ति प्रदर्शन बड़ी शक्तियों के बीच में हो रहा है, यूएनओ के माध्यम से उसको रोका जाए। आपको बताना चाहता हूं कि सीरिया में कम से कम 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। तुर्की और अन्य यूरोपीय देशों में बहुत सारे लोग विस्थापित होकर शरणार्थी बने हुए हैं और अपने देश को लौटना चाहते हैं। अमेरिका जैसे देश जो कि इस क्षेत्र में लगातार सैन्य अड्डे बना रखे हैं, उनको अपने दायरे में रहकर कार्य करने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। आज इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।